बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई अहम जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि हर दिन हम अलग अलग विषय आपके लिए चुनकर लाते हैं, जिस पर विस्तार से विशेषज्ञ मेहमानों से हम चर्चा करते हैं। इसके साथ ही ये फोन इन कार्यक्रम है, तो आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सीधे सीधे कार्यक्रम के दौरान जुड़कर आप विशेषज्ञ मेहमान से सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो गौर कीजिए, क्या है आज का विषय। जी, आज का विषय आपको बता दें, हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है सर्दियों में पशुओं का प्रबंधन और मुर्गी पालन। तो जो हमारे पशुपालक हैं उनके लिए आज का ये कार्यक्रम काफी खास होगा, जानकारियों से भरा होगा। आप अगर सवाल पूछना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ईमेल भी आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इस पर मेल भेजकर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अपने नाम के साथ साथ अपनी जगह का भी उसमें उल्लेख जरूर करें, यानी कि किस जिले से ताल्लुक रखते हैं, किस राज्य में रहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार, सहायक महानिदेशक पशु स्वास्थ्य, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, सहायक प्रोफेसर पशु विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र जालंधर, पंजाब से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम में। और जहां तक सर्दियों में पशुओं के स्वास्थ्य की बात है, तो डॉक्टर अशोक कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि अगर उचित देखरेख न किया जाए, अगर पशु स्वास्थ्य ठीक न रहे, तो जो उत्पादन है पशुओं का वो कितना प्रभावित होता है। इस लिहाज से जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि सर्दियों में किस तरह से विशेष देखभाल की जरूरत होती है पशुओं को। देखिए, एक तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एक तो जब सर्दियाँ ज़्यादा होती है, जैसे आजकल काफ़ी सर्दियाँ पड़ रही हैं जी, तो उसमें पशु थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, और स्ट्रेस में आएगा तो उत्पादन में कमी होगी जी, दुग्ध उत्पादन में। और इसके अलावा कई बीमारियां भी पशुओं को घेर सकती हैं। विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर भैंस या गाय का छोटा बच्चा है या भेड़ बकरी का भी या किसी का भी, तो छोटे बच्चों में क्योंकि उनमें उतनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है, तो उनमें बीमारी होने के ज्यादा मौके मिलते हैं, वो हो सकते हैं बिल्कुल। जी, उनमें ज्यादा बीमारी हो सकती है जी। और कई बार तो छोटे बच्चों की मौत भी हो सकती है, जैसे निमोनिया वगैरह होने का खतरा रहता है ज्यादा सर्दी लगने से। और जो दूध देने वाली गाय भैंस हैं, उनके जो थन होते हैं वो फट जाते हैं कई बार, तो उसमें भी जो है हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, तो काफी ध्यान रखने की जरूरत है पशुओं की, खास तौर पर सर्दियों के इस मौसम में जब पारा गिरने लगे। तो ऐसे में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, कौन सी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में विस्तार से आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पशुपालकों के लिए सर्दियों का मौसम बहुत ही सावधानी से रखने वाला होता है। इस समय सर्द हवाएं पशुओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पशुपालकों को इस समय अपने सभी दुधारू पशुओं की खास देखरेख करनी चाहिए, क्योंकि पशु अगर ठंड की चपेट में आ जाए तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे दूध उत्पादन काफी प्रभावित होता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं के रहने के स्थान को भी व्यवस्थित रखें।
पशुओं के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे। पशुपालक ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव कर सकते हैं। साथ ही पशुओं को धूप भी मिलती रहे। दिन में जहां तक संभव हो खुले में पशुओं को धूप में ही बांधें, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। पशुओं के गोबर और मूत्र निकास की भी उचित व्यवस्था रखें, जिससे उन्हें सूखी और साफ सुथरी जगह मिले। छोटे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम टाट की पल्ली उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही पशु के बैठने के स्थान पर पराली बिछा दें, जिससे वो सीधे फर्श के संपर्क में न आए। हमेशा पशु को ताजा पानी ही पिलाएं और इस बात का खास ध्यान दें कि पानी न ज्यादा ठंडा हो और न ज्यादा गर्म। अगर खान पान की बात करें तो पशुओं को हरा चारा खिलाने से पहले थोड़ा सा सूखा चारा जरूर खिलाएं। इसके अलावा सूखा चारा हरे चारे में मिलाकर भी पशुओं को दे सकते हैं। पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने जाना कि सर्दियों के मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरह से करें और किस तरह की सावधानियां बरतें। आगे बढ़ते हैं और मुर्गी पालन के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन के बारे में कहा जाता है कि ये कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। ऐसे में जो छोटे सीमांत किसान हैं, जिनकी जोत भी बहुत कम है, उनके लिहाज से भी जानना चाहेंगे और किसानों के लिहाज से बताएं हमें कि किस तरह से ये व्यवसाय लाभकारी है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मुर्गी पालन अलग अलग लेवल होती है। छोटे लेवल में कर सकता है और जी डॉक्टर गुप्ता, आपकी आवाज हमें साफ तौर पर नहीं मिल पा रही है, लेकिन जितना हम समझ पाए कि आपका कहना है कि कई स्तर पर मुर्गी पालन किया जा सकता है। छोटे स्तर से शुरुआत की जा सकती है और बड़े पैमाने पर पोल्ट्री जो फार्म्स होते हैं उनके जरिए भी मुर्गी पालन किया जा सकता है। तो इनके बारे में विस्तार से आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। मुर्गी पालन बेहद आसान और कम खर्च में शुरू किया जाने वाला व्यवसाय है। खाद्य आपूर्ति में अंडा और मांस की लगातार बढ़ती मांग ने इसमें संभावनाएं बढ़ा दी हैं। एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। जो किसान कुक्कुट पालन शुरू करने जा रहे हैं वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें। जैसे पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी एहतियात बरतें। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से अच्छी तरह धो लें और दीवारों पर भी छिड़काव कर दें। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हों, उन्हें ऐसी जगह से खरीदें जहां जन्मजात बीमारियां ना हों। साथ ही चूजों को रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मेरेक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चूजों को सही ताप की जरूरत होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च दाने पर होता है। मुर्गी को ताजा और संतुलित आहार दें। आहार देते समय उम्र का ध्यान रखें। साथ ही दाने को नमी रहित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दाने में फफूंद लग सकती है, जिससे मुर्गियों में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। क्योंकि बीमारियों से कुक्कुट पालन को काफी नुकसान हो सकता है और बीमारियों का सीधा असर मुर्गी के उत्पादन पर पड़ता है। ऐसे में बीमार मुर्गी को तुरंत स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। साथ ही रानीखेत, चेचक, लिम्फोसाइट, मेरेक्स रोग, कोरीजा कराना चाहिए। जहाँ तो ये मुर्गी पालन पर रिपोर्ट आपने देखी और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सर्दियों के इस मौसम में पशुओं की देखभाल की बात करते हैं। तो डॉक्टर अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त देश के कई हिस्सों में, खासतौर पे उत्तर भारत के कई हिस्सों में हम देख रहे हैं कि शीत लहर चल रही है। तो बताएं हमें, जो हमारे पशु हैं उन्हें इन सर्द हवाओं से किस तरह से बचाएं और किस तरह की व्यवस्था रखें। देखिए, एक तो हमारे किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि पशु कई बार सर्दियों में क्या रहता है, गीला रह जाता है नीचे, जिससे पशु को ठंड लगती है। तो एक तो पशु के नीचे हमेशा सूखा होना चाहिए। उसमें किसान भाई ये कर सकते हैं कि रात को जिस बाड़े में या कमरे में पशुओं को रखते हैं वो उस पर कोई पुआल या इस तरीके का कुछ सूखा वो बिछा दें। उससे पशु सीधे जमीन पे भी नहीं लगेगा, क्योंकि जमीन भी थोड़ी ठंडी रहती है इन दिनों में,
और सुबह को उसे पुआल को जो भी गोबर और जो बाकी मूत्र वगैरह है उसके साथ उसकी सुबह अच्छे से सफाई कर दें। दिन में अगर धूप निकली हो, कई बार अगर धूप नहीं निकली है तब तो नहीं बाहर निकाल लें, मगर यदि धूप निकली है तो पशु को एक बार दिन में अच्छे से बाहर निकाल लें, धूप में बांधें। उससे क्या होगा कि जो अंदर की ज़मीन थी वो भी अच्छे से सूख जाएगी, उसकी साफ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी और पशुओं को थोड़ी धूप लग के उन्हें भी आराम मिलेगा जी। एक बात का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों को कि ना तो ज़्यादा हवा कमरे में आनी चाहिए रात में, क्योंकि ठंडी हवा आती है। मगर कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि सारे जिन कमरों में खिड़की दरवाजे होते हैं उन्हें पूरा बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है जो गैस अंदर निकलती है वो अंदर ही रह के वो भी पशु के स्वास्थ्य को नुकसान करती है। तो अच्छा ये रहता है कि जो हवादार कमरे हैं मगर उसमें सीधे हवा पशु को ना लगे, तो जैसे टाट की पल्ली है, तिरपाल है, उस तरीके से, या कुछ फसलें ऐसे होती हैं ज्वार बाजरा उनसे बाड़ा बना देते हैं, उस तरीके से उसको अच्छे से ढक दें। अच्छे से ढक दें मतलब ऐसे नहीं कि खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद कर दें, मगर सीधे हवा ना आने दें। बिल्कुल। तो पशुओं को जहां रख रहे हैं वो जगह हवादार तो होनी चाहिए, लेकिन सर्द हवाएं पशुओं को परेशान न करें, इसकी भी व्यवस्था जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी नैनीताल उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम ये है कि मैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से बोल रहा हूँ कि असल में बिरवा डेयरी फार्म में जो है मैंने ये मटर प्लांट से जो मटर के छिलके मिलते हैं ना, हाँ जी मैडम मैंने ये मंगवाए हैं, तो मैं इनको खिला रहा हूँ, तो इससे जो है जानवरों में जो है खांसी की परेशानी इसी महसूस हो रही है मुझे। अच्छा। तो ये इसे ज्यादा मात्रा में खिलाने से कहीं ये तो नहीं है कि हमें पशु के स्वास्थ्य में कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। डॉक्टर अशोक बताएं कि मटर के छिलके क्या खिलाए जा सकते हैं? कोई भी चारा एक ही तरीके का पशु को नहीं खिलाना है। जैसे हमारे किसान भाई कई बार सर्दियों में क्या करते हैं, जब बरसिम होती है ज्यादा तो बरसिम ज्यादा खिला देते हैं, उससे क्या होता है, उससे अफारा आने का डर रहता है। तो कोई भी एक चारा एक ही प्रकार का ना खिलाएं, उसमें उस मिक्स होना चाहिए, उसमें हरा चारा भी हो, वो चाहे आप मटर फली के छिलके हैं या बरसिम है या रिजका है, जो भी मौसम में जिस तरीके का है, और उसके साथ सर्दियों में सूखा चारा बहुत जरूरी है। थोड़ा सूखा चारा भी उसमें जरूर मिला लें। जो है खाली हरा चारा खिलाएंगे तो उससे दिक्कतें आती हैं। तो और दूसरे क्या है, जब आप मिक्स चारा खिलाएंगे तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं, उसमें किसी फसल में कोई है किसी फसल में कोई है, तो अगर हम मिला के खिलाएंगे, फिर हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें खनिज मिश्रण भी होना चाहिए। 25 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण जरूर होना चाहिए। डॉक्टर अशोक, तो संतुलित आहार के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन जैसा कि इनका सवाल था कि क्या मटर के छिलके खिला सकते हैं या नहीं, और खिला सकते हैं तो कितनी मात्रा दी जा सकती है? जी देखिए, इस प्रकार का कोई प्रयोग तो मटर के छिलकों पे हुआ नहीं है। अच्छा। मगर ये है कि अगर मटर के छिलके खिला रहे हैं तो उसे किसी दूसरे चारे के साथ मिला के खिलाएं। बिल्कुल। अकेले खाली ये नहीं है कि पशु जो है खाली मटर के छिलकों पे ही सरवाइव करेगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको, और इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी हमारे साथ गोंडा उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार आनंद जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जनवरी फरवरी में जी जब थोड़ा गर्म मौसम हो जाता है तो उसमें मुर्गियों को सुस्ती पड़ जाता है और अंडे कम देती हैं। अच्छा। इसका क्या कारण है, इसका क्या मतलब उपचार किया जाए कि सही अंडा दे सके? बिल्कुल। तो डॉक्टर गुप्ता बताएं कि क्या वजह होती है कि इस मौसम में मुर्गियां अंडे कम देने लगती है, और क्या उपाय किया जा सकता है? जी डॉक्टर रोहित गुप्ता, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ये सर्दियों के मौसम में अंडे कम होते हैं, सर्दियों के मौसम में। जी इसी मौसम में उनका कहना है। जैसे कि जब भी कोई भी मुर्गी को रखा गया अंडे पालने वाली, अंडे देने वाली मुर्गी, तो जब भी हम लोग देखते हैं मौसम का कोई भी बदलाव आता है जी बहुत सारी स्ट्रेस से निकलती है, तो स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। जबकि जो भी वातावरण का परिवर्तन होता है, तो जब भी कोई भी चेंज होता है तो मुर्गी उस वजह से अंडे कम होते हैं। तो उस समय आपको करना यह है कि आप जैसे मुर्गी का
उसमें आप थोड़े से बदलाव कर सकते हैं, एंटी स्ट्रेस विटामिन सी वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए कि मुर्गी को उसका एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक टेम्परेचर चाहिए होता है मुर्गी जिसमें वो सर्वाइव करती है और उसमें जैसे उत्पादन देती है। तो उस आप जो भी तापमान है उसके सेट का वो 25 से 30 डिग्री के अंदर आपको वो मेंटेन रखना है। यदि आप वो मेंटेन करके चलते हैं और कितनी आर्द्रता चाहिए तो वातावरण में, यदि ये चीजें आप मेंटेन करके चलते हैं तो मुर्गी के अंडे नहीं घटेंगे। तो ये हमें विशेषकर इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो हाउस है तो मुर्गी जहाँ पर आप रखे तो उसको कंफर्ट है, जो भी मौसम में बदलाव आ रहे हैं मौसम के बदलाव को कम करें, जिससे मुर्गी भी रहे और अंडे उत्पादन का ध्यान। जी बिल्कुल आनंद जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस सुझाव पर भी अमल करेंगे। जहां पर आपने मुर्गियां रखी है वहां पर तापमान की जो स्थिति है उसको भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि मौसम में ये जो बदलाव आते हैं उसमें मुर्गियां प्रभावित हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और एक ईमेल यहां पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। हमारे पास एक ईमेल आया है, देखते हैं कि किस तरह का सवाल है। तो प्राण सिंह लोधी जी ने सवाल पूछा है जो कि गैरतगंज मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उनका सवाल है कि पशुओं में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करें और यहाँ पर कौन सी नस्ल की गाय रख सकते हैं। जी देखिए, एक तो जो है मध्य प्रदेश के जलवायु को देखते हुए आप जो है जैसे साहिवाल हमारी अच्छी नस्ल है, भारतीय नस्ल है, इसका दूध भी अच्छा माना जाता है, गिर है, तो इस प्रकार की नस्लें रखें और उन्हें जो है एक तो उनका प्रबंधन का ध्यान रखें दुग्ध उत्पादन के लिए, और दूसरे जो है जो उनका राशन है जो उसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बोला जाता है कि जैसा खाएंगे वैसा ही जो है दूध उसी प्रकार से होगा। तो इसलिए खाने का उचित प्रबंध, और जो दूध अगर कोई गाय ज्यादा दे रही है तो उसे उस हिसाब से थोड़ा सा अधिक उसको कंसंट्रेट, और वो जैसे खली होती हैं विभिन्न प्रकार की, वो सब भी अवश्य दें जी। इसके साथ साथ लगभग 1% नमक भी पशुओं को जरूर खिलाएं, या ये भी कर सकते हैं कि एक नमक का ढेला जो है वो रख देते हैं वहाँ पे पशु के, उसमें जहाँ खोर उसको जो बोलते हैं, जहाँ पे उसका राशन रहता है, और पशु उसे अपने आप चाटता रहता है अपनी आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार सही से प्रबंधन रखेंगे, बीमारियों की रोकथाम रखेंगे तो, और अच्छी नस्ल की गाय रखेंगे तो दुग्ध का उत्पादन अच्छा होगा। बिल्कुल। तो प्राण सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपके क्षेत्र के लिए गिर साहिवाल जैसी जो देसी नस्लें हैं उनका सुझाव दिया है यहाँ पर वैज्ञानिक ने। अब मुझे उम्मीद है कि इनका जो देसी गाय है इनका चुनाव करके आपको अच्छा दुग्ध उत्पादन मिलेगा। बहरहाल यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम सर्दियों के मौसम में पशुओं के प्रबंधन और मुर्गी पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। फूल सिंह सिसोदिया जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। फूल सिंह जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे गुजारिश ये करेंगे कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आएगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
हेलो सर जी बताएं। अपने भैंस के जो जावन भैंस है उनके गिलोड़िया और ये पड़ी की जुआ पड़ी है। अच्छा। हाँ तो उनके लिए इंजेक्शन दिलाना जरूरी है, गोली दिलाया तो खत्म करने के लिए, ठंड के हिसाब से ज्यादा पड़ गई अभी। कितने महीने की गाभिन है? उसके लिए अपन कितने महीने गाभिन है फूल सिंह जी? अब एक 4 महीना की है, वो 5 महीना की। ठीक है, फिर आप आराम और से जो है 1-2 महीना की और भी है। जी जी जी। और जावन दुधारू भी है अभी, तो सबके लिए कब कंटेम्पर कौन सा देना, क्या देना? जी जी। फूल सिंह जी, एक तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपके बाड़े में इस तरीके से इतना पशु जुओं से प्रभावित हो रहे हैं तो आप अपने यहाँ थोड़ा सफाई का बहुत ध्यान रखें। दूसरे, जो जू के लिए जो दवाई आती है, 2 प्रकार की दवाई आती है। एक तो इंजेक्शन आता है, मगर उसे पशु चिकित्सक की सलाह से ही लें। पशु चिकित्सक की देखरेख में दवाई दें, जो भी दवाई दें, और वो उससे जो है वो फिर जो भी बाह्य परजीवी कोई भी होता है, चाहे वो आपका जू हो, किल्ली हो और कोई बाह्य परजीवी है, तो उस इंजेक्शन से लगाने से वो अपने आप हट जाते हैं। दूसरे क्या है कि जो विशेषकर जुओं के और उसके लिए कुछ पाउडर आते हैं, पाउडर मतलब कृमिनाशक दवाई होती है, उसमें ये ध्यान रखें कि पशु उसे जब आपने लगाया है तो उसको चाटे ना, तो पशु को छींका लगा दें या तो मुंह पे या इस तरीके से, उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वो जो है वो पशु को के स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है अगर पशु उसको चाटेगा। तो उस दवाई को भी जो है पशु चिकित्सक की देखरेख में ही लगाएं। मगर मैं विशेष रूप से ये कहूँगा कि अगर ये आपके, जैसे आपने बताया कई पशुओं को समस्या है, तो सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आप ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते में जो है, जैसे आपने पशु बाहर किए बाड़े से और फिनाइल वगैरह से या उससे या चूना डाल दिया, इस सब से थोड़ा सफाई कर दी, तो स्वच्छता आपके बाड़े में चाहिए पूरी की पूरी, तभी आप इससे छुटकारा पाएंगे, नहीं तो वो बार बार होती रहेगी। बिल्कुल फूल सिंह जी, उम्मीद है कि इन सुझावों पर आप जरूर अमल करेंगे, पशु चिकित्सक से संपर्क करके ही दवा दें, और इसके साथ ही जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर अशोक ने बताया है कि स्वच्छता का ध्यान जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं, अगले मेहमान का रुख करते हैं और डॉक्टर रोहित गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप कार्यक्रम के शुरुआत में हमें बता रहे थे कि जो मुर्गी पालन है वो अलग अलग स्तरों पर किया जा सकता है, छोटे पैमाने पर भी या बड़े पोल्ट्री फार्म के जरिए भी। तो जानना चाहेंगे कि अगर व्यवसाय की शुरुआत कोई मुर्गी पालन करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करे, क्या सुझाव देंगे आप? जैसे हम लोग बात करते हैं मुर्गी पालन, तो एक अलग अलग स्तर होते हैं। कोई भी छोटा स्टार्ट करता है, यदि बड़ा अधिक है तो वो 10,000 स्टार्ट करता है। ठीक है कि वो काम कौन सी मुर्गी करना चाहता है। जो अंडे देने वाली मुर्गी है वो अलग है और जो मीट वाली मुर्गी है वो अलग है जी। वैसे तो जो भी किसान को इस बात का चयन करना पड़ेगा कि उसके पास जो भी बाजार मार्केट है वो अंडे का या मीट का है, उसके हिसाब से उसको मुर्गियों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो भी प्रबंधन है, अंडे वाली मुर्गियों का प्रबंधन अलग है, मीट वाली मुर्गी का प्रबंधन। तो पहले हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो इसके आगे बढ़ सकता है कि उसके बाद कौन सी ब्रीड सिलेक्ट करे। देसी मुर्गी पालन करना है या जो हम लोग फार्मी मुर्गी है उनका पालन करना है, क्योंकि फार्मी मुर्गी का अंडे देने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, और यदि वो फार्मी मुर्गी जो अंडे जो पाली जाती है वो कम दिन में उसका जो भी बढ़ने की दर है, जो भी वेट गेन करने की दर है वो ज्यादा होती है। जी, तो वो जब मीट वाली मुर्गी है वो 35 दिन में 2 किलो की हो जाती है, और यदि अंडे वाली मुर्गी है तो वो एक साल में लगभग 330 के करीब अंडे दे देती है। तो पहले हमें ये चयन करना पड़ेगा कि कौन सी मुर्गी पालना चाहते हैं। बिल्कुल, जो नजदीकी बाजार है उसे देखते हुए उसकी मांग के अनुरूप ही जो चुनाव है वो पशुपालकों को करना चाहिए, मुर्गी पालकों को नस्लों का चुनाव करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। सतीश यादव जी खगड़िया बिहार से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो सतीश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो सतीश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या?
चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है और आइए हेलो किसान कार्यक्रम में बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्दी के इस मौसम में जबकि कुछ बीमारियों का खतरा भी रहता है, तो ऐसे में पशुओं की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आहार में किस तरह की तब्दीलियां करनी जरूरी होती है? देखिए, एक भाषा है कि संतुलित आहार जी। जब हम संतुलित आहार देंगे तो वही जो है पशु को प्रतिरोधक क्षमता पशु की बढ़ाएगा। बिल्कुल। उसमें जैसे आजकल के मौसम में हरा चारा हो गया, सूखा चारा उसमें मिक्स किया, खनिज मिश्रण जरूर दिया जो है, क्योंकि खनिज मिश्रण की काफी कमी हो जाती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। क्या महत्ता है खनिज मिश्रण की? देखिए, खनिज मिश्रण में बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जिनकी कमी से जो है कई बार कुछ बीमारियां पशु में हो जाती है, इवन जो है इनफर्टिलिटी भी पशु में हो जाती है और कई बार जो है जो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है। हम ये कह सकते हैं जिस प्रकार से मनुष्यों में लवणों की कमी होने से, खनिजों की कमी होने से बीमारियां होती हैं, उसी पर जैसे मान लिया आयरन की कमी हो गई किसी मनुष्य में तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है रक्त में। ऐसे ही पशुओं में भी उसी प्रकार से है संरचना, उसी हिसाब से अगर उसमें किसी भी उसकी मिनरल की खनिज की कमी हो रही है तो उससे बीमारी आने का वो रहता है। और बीमारी भी ऐसे नहीं कि एकदम किसान भाई को पता नहीं चल पाएगा, लेकिन उसकी प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पशु की कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा, कुछ विकार आ जाएंगे, जैसे इनफर्टिलिटी हो सकता है गाय भैंसों में। तो इसलिए खनिज पदार्थ की विशेष महत्ता है। एक दूसरा ये ध्यान रखना चाहिए इस मौसम में कि पानी कई बार क्या करते हैं ना, जैसे गंदे पोखर का या उसका पिला देंगे या वो सब नहीं पिलाना है। अच्छा। स्वच्छ पानी पिलाएं। पानी का तापमान ये ना हो कि पानी बहुत गर्म कर लें, मगर पानी का तापमान ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे अब कई बार आप देखेंगे जो जमीन से सीधे किसान भाई पानी निकालते हैं नलों के द्वारा या ट्वेल के द्वारा, तो थोड़ा चलने के बाद एक अच्छा तापमान पानी का आने लगता है। तो उस तरीके से पानी पिलाएं, ठहरा हुआ रुका हुआ पानी, ठंडा ज्यादा ठंडा पानी ना पिलाएं। और दिन में कम से कम 2-3 बार। यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। विनोद जी इस वक्त गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, मैं मुर्गी पालन करना चाहता हूँ। ठीक है। इसमें अनुदान कितना मिलता है? जी बिल्कुल, डॉक्टर रोहित गुप्ता बताएं। जी, आप मुर्गी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं तो बच्चे जो पहले था कि मुर्गी पालन का आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मुर्गी पालन क्या करना चाहते हैं। आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, मीट की मुर्गी पालन करते हैं। जब आप 1000 मुर्गियों से भी स्टार्ट करते हैं तभी आपको काफी प्रॉफिट हो सकता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी पूंजी थोड़ी सी कम लगेगी। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से भी काफी सहूलियत होती है। आप यदि अप्लाई करते हैं तो इसमें लोन और सब्सिडी वगैरह भी आपको मिल सकती है, जो अलग अलग लेवल की रहती है कि आपको सेट बनाने के लिए चाहिए, पशु जो क्या मुर्गी नस रहे हैं के लिए, उनको पालने के लिए अलग अलग तरह की सब्सिडी होती है। तो पहले आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी मुर्गी को पालना चाहते हैं, आपका मार्केट है कि नहीं। क्योंकि यदि एक बार हम मुर्गी अपने ले रहे हैं, कुछ दिन बाद वो प्रोडक्शन में आ जाएगी। जैसे लगभग एक मुर्गी 18 से 20 हफ्ते में अंडा देना स्टार्ट कर देती है और वो लगातार अंडे देगी। क्योंकि इसके लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपके पास जो अंडा आ रहा है वो आपको बेचना कहाँ है। क्योंकि वो अंडा जो भी मुर्गी है वो अंडा देना नहीं रुकेगी और कंटिन्यूसली सप्लाई होती रहेगी, तो आपको उसको मार्केट में बेचना भी है। तो पहले सभी चीजों की स्टडी कर लीजिए कि आपको जैसे फीड देना है तो आपको कहाँ से फीड सस्ता मिलेगा और संतुलित आहार मिलेगा। तो संतुलित आहार मुर्गियों को देना बहुत जरूरी है यदि आप अच्छा उत्पादन देना चाहते हैं। जी तो पहले बिल्कुल। आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जानेंगे आपसे, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ये जानना चाहते हैं कि व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले प्रशिक्षण ले लेना कितना जरूरी रहेगा और कहाँ से मुर्गी पालन से जुड़ी हुई जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त किया जा सकता है?
जी बिल्कुल। जैसे प्रशिक्षण की बात है तो आपको प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए, ट्रेनिंग होना, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि मुर्गी की जो क्रियाएं होती है अंदर शरीर में, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो कैसे काम करती है, अंडा कैसे बनता है, कितना खाएगी, कब खाएगी, टेम्परेचर चाहिए उसको, इसका ज्ञान हमें पहले होना चाहिए मुर्गी लाने से पहले। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से मुर्गी होती तो छोटी है काफी, लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव एक जानवर होता है। जब भी जो मैंने बात किया था, जब भी मौसम में बदलाव आ रहा है या किसी भी चीज में बदलाव आ रहा है तो मुर्गी तुरंत प्रभावित होती है और हमें उसमें टाइम नहीं मिलता उसको मतलब सही करने के लिए, और आपकी मुर्गियां फंसने लगती है, तब फार्मों को चिंता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका नुकसान होने लगता है। बिल्कुल। तो व्यवसाय में नुकसान न हो इसके लिए बेहतर यही है कि जो मुर्गी पालक है वो व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण हासिल कर लें। बहरहाल यहाँ पर आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए एक सवाल हमारे पास पहुंचा है, उस सवाल को यहाँ पर शामिल करते हैं। तो हमारे पास एक ईमेल भेजा है गोपाल पटेल जी ने मध्य प्रदेश से। आइए देखते हैं क्या सवाल है इनका। मेरा सवाल है, पशुपालन की ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी और जर्सी गाय कहाँ मिलेगी? डॉक्टर अशोक बताएं। जी गोपाल जी, आपको मध्य प्रदेश में तो जो जबलपुर वेटरनरी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप अगर संबंध करेंगे, जबलपुर में ही अटारी हमारे क्या हैं, हमारे किसी भी पशु चिकित्सा के कॉलेज में, वेटरनरी कॉलेज बोलते हैं, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं, हर जिले में हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में। और तो आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में संबंध कर सकते हैं, वहाँ से आपको उसकी सही से ट्रेनिंग मिल जाएगी। और वहाँ पे कहाँ पे लोकल आपको जर्सी मिलेगी वो ही आपको ये आपके समीप का स्थान बता देंगे, मगर वो जो है आपको कृषि विज्ञान केंद्र में उसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपके आसपास पड़ता है। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद भी इन विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ हमारे साथ जुड़ते रहें। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम सर्दियों के मौसम में पशु प्रबंधन और साथ ही मुर्गी पालन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। संजय जी हनुमानगढ़ राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ है। जी संजय जी, स्वागत है आपका। कृपया टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी जी संजय जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ जी, कर दी मैडम, कर दी। ठीक है, अपना सवाल पूछें। सवाल ये हमारा एक जो छोटे पशु है जी, उनको सर्दी में कौन सा चारा और टाटा से कितनी मात्रा में देना चाहिए जो उनको सर्दी भी ना लगे? अच्छा, छोटे पशुओं को। हाँ जी, जो दुधारू नहीं है। अच्छा ठीक है, तो बताएं डॉक्टर अशोक। देखिए, जो छोटे पशु हैं उसमें आप ऐसे नहीं कह सकते संजय जी कि हम कितना काढ़ा या कैसे दें। जो मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ, संतुलित आहार दें। कीड़ों की दवाई अगर क्योंकि छोटे पशुओं में पेट के कृमि होने के ज्यादा वो रहते हैं चांस, तो एक बार पेट के कीड़ों की दवाई आपने दी होगी, अगर नहीं दी है तो दे दें। एक तो बरसात से पहले और एक सर्दी होने से पहले अगर कीड़ों की दवाई दे देते हैं तो ठीक रहता है। उससे जो है, क्योंकि अगर पेट में कृमि है तो उससे भी पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो कीड़ों की दवाई जरूर दे दें और संतुलित आहार दें। अलग से कोई काढ़ा या ऐसा नहीं जरूरत है कि जो सर्दी से बचा लेगा। छोटे पशुओं के लिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि शाम को उनको जो है पल्ली से या उससे ढक दें, जो है, या जैसे बोरा बांध देते हैं उस तरीके से जो है कमर पे, पीठ पे, ताकि उसको जो है रात में उसको ठंड ना लग जाए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, जानना चाहेंगे कि ठंड के समय वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सामान्य तौर पर पशुओं को हो सकती है, खासतौर पर दुधारू पशुओं की अगर बात करें तो? जी, दुधारू पशुओं को तो देखिए, एक तो ये है कि सभी पशुओं को अगर ठंड लगती है तो निमोनिया होने के बहुत चांस रहते हैं जी। दुधारू पशुओं की अगर विशेष रूप से बात करें तो थनैला, दरअसल क्या होता है कि जैसे आप हमारी त्वचा हम देखेंगे सर्दियों के दिनों में फट जाती है जो है, तो दुधारू पशुओं में जो थन होते हैं पशुओं के, एक तो जब दूध निकालें तो उससे पहले जो है हल्का गर्म पानी, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म पानी से, क्योंकि पशुओं के थनों को स्वच्छता की जरूरत है दूध निकालने से पहले, नहीं तो दूध में कीटाणु आ जाएंगे। तो एक तो वो जो है हल्का सा गर्म पानी हो, और दूसरे जब दूध वगैरह निकाल चुके तो उसके बाद कोई भी हल्की क्रीम, कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई विशेष रूप से कोई क्रीम लगाई जाए, एक हल्की से लगा दें तो अगर कहीं से थोड़े बहुत थन फटे हैं तो वो जो है वो ठीक रहेंगे उससे। तीसरे, पशु को दूध निकालने के तुरंत बाद जमीन पे बैठने ना दें, थोड़ी सी देर बाद पशु बैठ जाए, क्योंकि क्या होता है जब दूध निकालते हैं तो थन जहाँ से दूध आ रहा है वो छेद खुला रहता है, और अगर पशु बैठ जाता है तभी तो वो जमीन के संपर्क में आते हैं, और अगर वहाँ पे कीटाणु हैं तो उससे थनैला नाम की बीमारी पशुओं को हो सकती है। छोटे बच्चों में जो है दस्त होने के वो रहते हैं, जिसका जो है उचित दवाई, अगर जरा सा भी लगता है कि पहले तो उसे ठंड से बचाने की कोशिश करें, फिर भी अगर दस्त हो जाते हैं तो उचित दवाई पशु चिकित्सक की देखरेख में दें। हमेशा मैं किसान भाइयों को एक सलाह हमेशा मैं देता हूँ कि जो भी दवाई दें वो पशु चिकित्सक की देखरेख में ही दें। एंटीबायोटिक या कोई भी ऐसे नहीं है कि पिछली बार हमने पीले वाली एंटीबायोटिक लगाई थी तो इसी से हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। हर बीमारी के लिए हर दवा अलग हो सकती है। जी बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखा जाए तो जो पशु है उन्हें हम बीमारियों से बचा सकते हैं इस मौसम में। आइए रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान का। डॉक्टर रोहित गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन के लिए, जैसे कि आहार की आप बात कर रहे थे, तो जो दाना मिश्रण है वो किस तरह का होना चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, जो मुर्गी चूजे हैं उनके लिए और जो बड़ी मुर्गियां हैं उनके लिए भी? जी बिल्कुल, जो भी आहार व्यवस्था है मुर्गियों के लिए वो बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। एक जो भी मुर्गी उत्पादन का एक बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि लगभग 70% जो भी खर्चा आता है मुर्गी पालन में वो आहार पर आता है। बिल्कुल। और मुर्गी पालन में ध्यान देने वाली बात ये है कि हर एक जो भी स्तर है, जैसे जब मुर्गी कम छोटी है, चूजा है,
तब उसकी खुराक अलग होती है, आहार अलग होता है। जैसे जैसे मुर्गी बढ़ती जाती है आहार में हमें बदलाव करना पड़ता है और अंडे देने वाली मुर्गी की आहार व्यवस्था बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो आहार व्यवस्था एक बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि जो भी मुर्गी जो भी अंडा बना रही है वो जो भी आपको खिला रहे हैं उसी को वो अंडे में बदल देती है, अंडे में बदलाव करती है। तो आपकी आहार की क्वालिटी अंडे की क्वालिटी में बदल जाता है। तो अंडे की मात्रा और अंडे की जो भी क्वालिटी है वो दोनों ही आहार पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो मुर्गी की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उसकी जरूरत है उतना आहार जरूर देना चाहिए। एक जो भी वयस्क मुर्गी है जो अंडा दे रही है, एक दिन में लगभग 100 ग्राम से 110 ग्राम संतुलित आहार खा लेती है और उसका ये हर एक 25 घंटे में उसको एक अंडा देना होता है। तो यदि हम आहार सुचारू रूप से देंगे, एक बात और, अगर जब मौसम में बदलाव होता है तो मौसम के हिसाब से भी हमें आहार में बदलाव करना पड़ता है। गर्मियों का आहार अलग होता है, सर्दियों का आहार अलग होता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर गुप्ता जानेंगे आपसे कि किस तरह से आहार में तब्दीली लाए मौसम के अनुसार। इस वक्त एक ईमेल ले लेते हैं, एक ईमेल भेजा है, देखते हैं किस तरह का सवाल आया है हमारे पास। नंद किशोर जी ने बहराइच उत्तर प्रदेश से मेल भेजा है कि 1 साल की बकरी है जिसके पेट के नीचे के बाल कहीं कहीं झड़ गए हैं, उपाय बताएं। तो डॉक्टर अशोक क्या उपाय बताएंगे जी? एक तो आप उसे ये देख लीजिए नंद किशोर जी कि आपने उसे कीड़ों की दवाई कब दी थी जी। तो बकरियों के प्रबंधन में, स्वास्थ्य प्रबंधन में ये जरूर ध्यान रखें कि कीड़ों की दवाई उसे दी गई या नहीं। अगर नहीं दी गई है तो उसको जो है एक बार कीड़ों की दवाई पशु चिकित्सक के निरीक्षण में दे दें। दूसरे, उसका सफाई का ध्यान रखें। तीसरे, कोई एक विशेष कारण ऐसे नहीं कह सकते हैं कि इसकी वजह से बाल झड़ गए हैं, मगर यह है कि उचित देखभाल, जैसे बकरी में कुछ बीमारियां रहती हैं उनके टीके आपने लगवाए होंगे, अगर नहीं लगवाए हो तो आप नोट कर लीजिए। PPR एक बीमारी होती है बकरियों में, उसका टीका अवश्य लगवा दें। और उसके अलावा जो एंट्रोटॉक्सिमिया करके एक बीमारी होती है उसका भी टीका अवश्य लगाएं। खुरपका मुंहपका रोग होने का भी बकरियों में चांस रहते हैं और उसके प्रति जो है भारत सरकार की तरफ से स्कीम भी है उसके टीकाकरण के लिए। तो जो विशेष बीमारियां हैं उनका टीका जरूर लगवा दें। और बाल झड़ने का कारण न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं, बिना देखे जानना तो संभव नहीं है जी। और मगर कीड़ों की दवाई जरूर दें क्योंकि उसकी वजह से भी हो सकता है, और सफाई का ध्यान रखें। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। सतीश यादव जी सूरजपुर छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए सतीश जी। हाँ जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर, मेरी 3 साल की बच्चिया है गिर नस्ल की। अच्छा। 3 साल की ये गिर नस्ल की बच्चिया है मेरा। ठीक है। तो वो हीट में आती है और फिर वो ठीक नहीं रही है। अच्छा। गर्भधारण नहीं कर रही है? हाँ, गर्भधारण नहीं कर रही है। ठीक है। डॉक्टर अशोक बताएं। देखिए, एक तो उसमें आप ये ध्यान रखें कि आप सही समय पे सतीश जी उसका गर्भाधान करा रहे हैं या नहीं, क्योंकि गर्भाधान के लिए उचित समय बहुत आवश्यक है। दूसरा ये भी है कि जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो है उसमें अगर किसी भी खनिज की कमी है या कुछ है तब भी जो है पशु में कई बार गर्भ नहीं ठहरता है। तीसरे, आप ये देखें कि उससे जो स्राव होता है बछिया से वो साफ होना चाहिए। अगर आपको उसमें लगता है कि वो सफेद रंग का है, मवाद की तरह है, तो फिर आप ऐसे कीजिए कि पशु चिकित्सक को बुला के, जब वो अगली बार हीट में आएगी तो पशु चिकित्सक को बुलाइए और वो उसे ज्ञापन ना करा के उसे वो दवाई डाल देगा। उस समय सर्विस का मुंह खुला रहता है तो वो दवाई डाल देगा, और दवाई डालने के बाद जब अगली बार जब वो हीट में आएगी तब उसे ज्ञापन कराइए। तो 3-4 कारण हैं जिनकी वजह से इस प्रकार की समस्या होती है। तो मैंने 3-4 कारण बताए हैं, आपको सारों का उपाय इसमें आप करके देखिए।
बिल्कुल सतीश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए अब डॉक्टर रोहित का रुख करते हैं। डॉक्टर रोहित, आप बता रहे थे कि मुर्गियों के आहार में किस तरह से मौसम के अनुसार तब्दीली लानी चाहिए, गर्मियों के लिए आहार व्यवस्था अलग और सर्दियों के दिनों के लिए अलग, तो क्या क्या व्यवस्था करें सर्दियों में और गर्मियों में? जी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है जी। तो इसमें क्या है कि मुर्गी जब भी मुर्गी कोई भी खाना खाती है, दाना खाती है, तो उसके शरीर में भी एक गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे वो बाहर की तकलीफ से बच जाती है। तो ऐसा रहता है कि मुर्गी आहार थोड़ा सा ज्यादा खाने लगती है अपनी जो भी गर्मी की जो जरूरत को पूरा करने के लिए। तो आहार में जो भी तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन या फिर खनिज लवण होते हैं, उनकी थोड़ी सी हमें की रिक्वायरमेंट की बढ़ जाती है। तो जब भी कोई भी दाना तैयार करते हैं, दाना मिश्रण तैयार करते हैं, तो मौसम का जरूर ध्यान रखें। जैसे ऐसा ही गर्मी में होता है कि गर्मी के मौसम में क्या रहता है, मुर्गी थोड़ा सा कम दाना खाना स्टार्ट कर देती है उसको, क्योंकि यदि वो जितना ज्यादा दाना खाएगी उतनी ज्यादा उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी। तो मुर्गियों के जैसे वो कम दाना खा रही है, लेकिन उसको तब की खुराकी तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसकी तो जरूरत उतनी ही है एक अंडे की उत्पादन। तो हमें उस हिसाब से मुर्गी को, कभी हम लोग मुर्गी के लिए दाना खाते हैं तो हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे एक मुर्गी सर्दियों में 110 ग्राम खा लेती है और जो भी गर्मी होती है तो 90 ग्राम खाती है। तो उसी हिसाब से हमें उसके अवयवों को, जो भी खुराकी तत्व है, उनको परिवर्तन करना पड़ता है। और भी जैसे खुराक में हमें मुर्गियों की खुराक जबकि बनाए, उसमें हमें बाहर से कुछ सप्लीमेंट या एडिटिव्स मिलाने पड़ते हैं, जिससे उनके उत्पादन पर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े और मुर्गी का उत्पादन कंटिन्यूअस चलता रहे। तो एडिटिव का ज्यादा योगदान होता है मुर्गी का जब भी हम लोग दाना। बिल्कुल, तो जो आहार व्यवस्था है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मुर्गी पालन में। भले ही पशुपालकों की जो लागत है वो काफी इसमें आती है, लेकिन अगर सही ढंग से अगर आहार की व्यवस्था करें तो मुर्गियां जो है उनमें वृद्धि अच्छी होगी और जो उत्पादन है वो बेहतर मिलेगा, तो जाहिर तौर पर उसके जो बाजार भाव है वो भी आपको अच्छे मिलेंगे। बहरहाल, इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम सर्दियों में पशु प्रबंधन और मुर्गी पालन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं, कोई सवाल आपके पास है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1800-113060 या फिर 1800-113061 पर। इसके अलावा ईमेल के जरिए भी आप सवाल भेज सकते हैं। अपने नाम और स्थान के साथ ईमेल भेजें hellokisan2015@gmail.com पर। इस वक्त हमारे साथ एक जो है कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। कुंभाराम जी पाली राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुंभाराम जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे गाय खरीदना है। अच्छा, तो कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी और कहाँ मिलेगी? ठीक है, डॉक्टर अशोक क्या सुझाव देंगे? जी देखिए, आप राजस्थान से हैं तो आपको जो है, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, हमारे भारत की कई सारी गाय बड़ी अच्छी हैं। आप राजस्थान में सुरती भी रख सकते हैं। आप जो है गिर तो हमेशा लोग पसंद करते ही हैं। गिर काफ़ी अच्छी हमारी भारतीय नस्ल मानी जाती है। अधिक दूध देने वालों में साहिवाल भी हमारी अच्छी नस्ल मानी जाती है। और राजस्थान इस तरीके की जगह है कि ये सारी नस्लें जो है वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर जाती हैं। बिल्कुल, तो कुमराम जी उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन नस्लों का चुनाव आप अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं डॉक्टर रोहित का। डॉक्टर रोहित, जानना चाहेंगे आपसे कि मुर्गियों के मामले में हमें बताएं कि किस तरह की बीमारियां हैं जिनकी आशंका रहती है और किस तरह से इन बीमारियों का बचाव किया जा सकता है, रोकथाम की जा सकती है? जी बिल्कुल, मुर्गियों में बहुत तरीके की बीमारियां आती हैं। काफी बीमारियां, जैसे मुख्य बीमारी इसमें एक CRD जो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज होती है, और एक जो दूसरी बीमारी है वो है इकोलाई से। इकोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है जो विशेषतः दाने या पानी में गंदगी के कारण होता है। एक जो और बीमारी आती है साल्मोनेलोसिस की हो जाती है, कॉक्सीडियोसिस की, जिसमें उनको डायरिया हो जाता है, वाइट डायरिया हो जाता है। तो ये अलग अलग तरह की बीमारियां हैं बाकी मुर्गियों को हो जाती है। लेकिन हम हर एक मुर्गी का हमें नहीं पता कि जब भी मुर्गियों को पाला जाता है किस ग्रुप में पाला जाता है, 1000, 2000, 1000, तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी मुर्गी बीमार है, या फिर जब भी इलाज करना तो कुछ मुर्गियां करना है, हमें सारी मुर्गियों का इलाज करना पड़ता है। किसानों का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी मुर्गियों में बीमारियां आती हैं उनके टीकाकरण मौजूद है। किसानों को ये करना चाहिए कि जब भी एक शेड्यूल होता है कि मुर्गी को कब टीका लगाना है, किस बीमारी का टीका कब लगाना है। जैसे बीमारी है, रानीखेत की बीमारी हो गई, ब्रोंकाइटिस हो गई, तो बीमारियों के टीकाकरण उपलब्ध है। तो बिल्कुल, आप डॉक्टर से सलाह लेके उन बीमारियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर रोहित, सर्दियों के मौसम में मुर्गियों के रखरखाव को लेकर के कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे संक्षेप में? जी, जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और जैसे उत्तर भारत में काफी ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो मुर्गियों का कभी कभी देखने में आता है कि उनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा डाउन चला जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी शेड है उसको अच्छी तरह से कवर करें, पर्दे लगा के रखें, लेकिन साथ में हमें वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना है, हवा का आवाजाही। क्या होता है, किसान जो है वो पूरी तरीके से शेड को बंद कर देते हैं, जिससे अमोनिया गैस अंदर शेड में इकट्ठी हो जाती है और मुर्गियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब भी दिन का समय हो, आप लगभग 3-4 घंटे के लिए पर्दे खोल दें, और पर्दे जब भी खोलें तो ऊपर की तरफ से खोलें, जिससे अंदर की हवा ऊपर से बाहर निकल जाए। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सर्दियों के मौसम में मुर्गियों को सांप की बीमारी ज्यादा हो जाती है, तो उस बीमारी उसके लिए अच्छी तरह से टीकाकरण करें। जो भी आहार दे रहे हैं उसमें ये ध्यान रखें कि आहार में नमी ना हो, जिससे, क्योंकि नमी होने से फफूंद लगती है और वो अंदर जाके करेगी। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी सावधानियां जो इस मौसम में रखनी जरूरी होती है। डॉक्टर रोहित गुप्ता, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और मुर्गी पालन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत थैंक यू।
आइए अब हेलो किसान कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे पास एक ईमेल है जो सवाल पूछा है सतीश चंद्र जी ने उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर अशोक, इन्होंने सवाल ये किया है कि पशुशाला में धुआं करना क्या हानिकारक है या लाभदायक है? तो ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप? हानिकारक है जी जी। कहीं पशुशाला में धुआं करना हानिकारक है। और अगर कभी आपको मान लिया बहुत सर्दी हो गई है और कभी आपको थोड़ी बहुत आग ऐसे जलानी भी पड़ जाए तो ये ध्यान रखें कि पशुशाला में धुआं ना होने दें जी। क्योंकि धुएं से जो है पशु को जो है अनकम्फर्ट होगा, नुकसान होगा और उसे जो है दिक्कत होगी उससे। तो कभी भी जो है धुएं में जैसे मनुष्य को दिक्कत होती है ऐसी पशुओं को भी दिक्कत। जी जी। डॉक्टर अशोक, ये जानना चाहेंगे कि पशुओं के लिए जो बीमारियां होती है खासतौर पे सर्दी के इस मौसम में, किन किन बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण उपलब्ध है और ये टीके कब लगवाने चाहिए पशु को? देखिए, एक तो पशुओं में जो है जब भी उनका जो कुछ बीमारियां ऐसे होती हैं कि जैसे ही जो है शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता गिरेगी तो वो बीमारी आने का डर रहता है पशुओं में। और कुछ बीमारियां हमारे देश में होती रहती हैं तो उनके टीके जरूर लगवाएं। उनमें नंबर 1 पे आप कह सकते हैं खुरपका मुंहपका बीमारी। इसका जो है इसका रोग नियंत्रण के लिए जो है टीका उपलब्ध है हमारे देश में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों ने ही बनाया था और जो है अभी कंपनियों के पास है और भारत सरकार उसे जो है मुफ्त में उन्होंने बिल्कुल। तो बड़े पैमाने पर ये अभियान चलाया जा रहा है, इसका लाभ पशुपालकों को जरूर उठाना चाहिए। डॉक्टर अशोक कुमार, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें इस कार्यक्रम के दौरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो जाना आज आपने कि सर्दियों के इस मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरह से करें, साथ ही मुर्गी पालन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाएं और साथ ही मिर्च, टमाटर व बैंगन की खेती। इन विषयों के बारे में कल कार्यक्रम के दौरान चर्चा की जाएगी। इस बीच आप अपने जो सवाल है वो ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल में अपना नाम और साथ ही स्थान के बारे में जरूर लिखें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इनके साथ जुड़िए। इनसे आपको कार्यक्रम से संबंधित सूचनाएं भी मिल जाएगी, साथ ही आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और कार्यक्रम में दी गई जो तमाम जानकारियां हैं उन्हें दोबारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। इसके लिए टीवी स्क्रीन में जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इस QR कोड को स्कैन करें और इसके जरिए आप हमारे हेलो किसान के जो YouTube पेज है उससे जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।